तो कहानी की शुरुआत के वो नाम के गेमर को दिखाते हुए होती है जो अपने कुछ ऑनलाइन दोस्तों के साथ मिलकर गेम खेल रहा था जिसमें वो जीत जाते हैं। तब केवोन के साथी उसे मिलकर सेलिब्रेट करने को कहते हैं। हर एक को $30 कंट्रीब्यूट करने थे जो कि केवोन के पास नहीं थे, इसलिए वो काम का बहाना बनाकर अपने दोस्तों के साथ डिनर पे नहीं जाता। उसके फ्रेंड उसे इंसिस्ट भी करते हैं पर वो राजी नहीं होता। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके कहती है कि तुम फिर से कैफे चले गए, तुम अब बच्चे नहीं हो जो हर वक्त गेम खेलते रहते हो। केवोन कॉल करने का रीजन पूछता है तो वो बताती है कि मैं घर पे गैस स्टोव का वॉल्व ऑन ही भूलकर हॉस्पिटल आ गई हूँ। दरअसल केवोन की मॉम एक नर्स थी मगर फिर भी वो बात नहीं मानता और सिर्फ वीडियो गेम खेलता रहता है। रात में उसे एक फोन आती है। एक लड़की कहती है कि मैं अपना फोन कैफे में भूल गई हूँ, क्या आप उसे मेरे घर पे पहुंचा सकते हो। केवोन बिजी होने का बहाना बनाना चाहता था मगर वो उसे $300 देने को तैयार थी, इसलिए वो राजी हो जाता है। वो दिए हुए पते पे फोन पहुंचाने जाता है। दरवाजा लॉक नहीं था और अंदर वॉशरूम में एक लड़की नहा रही थी। वो उसे आवाज लगाकर बताता है कि मैं फोन पहुंचाने आया हूँ। वो लड़की कहती है कि ऊपर मेरे बेडरूम के बेड पे $300 रखे हुए हैं, फोन रख के पैसे उठा लो। इसके बाद केवोन ठीक वैसा ही करता है। वो जाते वक्त उससे कहता है कि तुम्हें दरवाजा बंद करके रखना चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है। अगली सुबह जब केवोन घोड़े बेचकर अपनी गहरे नींद में सो रहा था तभी अचानक पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और उसे जबरदस्ती कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। केवोन को कुछ समझ नहीं आता। उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। न्यूज वाले भी इस केस को कवर करते हैं। केवोन के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। एक चेक पर से उसके साइन मिले थे। कत्ल के नाइफ पे केवोन के फिंगरप्रिंट भी थे। फोरेंसिक टीम केवोन के डीएनए सैंपल लेती है जिससे पता चलता है कि विक्टिम के बॉडी में केवोन का डीएनए था, यानी केवोन को कातिल साबित करने के लिए पुलिस के पास बहुत सारे सबूत थे। जैसे ही केवोन की मॉम को इस बारे में पता चलता है वो पुलिस स्टेशन आती है पर उन्हें केवोन से नहीं मिलने दिया जाता। वो कहती है कि मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता पर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए केवोन की मॉम को अटॉर्नी मिन से मदद मांगनी पड़ती है। अगर वो कन्विंस हो जाए कि केवोन कातिल नहीं है तो ही वो उसे डिफेंड कर सकते हैं। मगर मिन का भी कहना था कि अपने बेटे से कहिए कि अपना गुनाह कबूल कर ले क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत है, उसे बचाया नहीं जा सकता। फिर भी केवोन की मॉम मिन के आगे रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मेरा बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। मामला कोर्ट में पहुंचता है। वहां भी मिन सही से केवोन को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट में साबित हो रहा था कि विक्टिम जो कि मैनर थी उसके साथ 2 बार जबरदस्ती करने के बाद केवोन ने 31 बार स्टैप करके उसे मार डाला। कोई केवोन की साइड सुनने को तैयार इसलिए भी नहीं था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एक गेम एडिक्ट है, वो रियलिटी और फैंटेसी में फर्क नहीं कर पाएगा। पब्लिक भी केवोन को फांसी देने की डिमांड कर रही थी। ऊपर से मिस्टर मिन का कहना था कि केवोन जो कि पहले नेशनल टेक्वांडो प्लेयर था, उसे जब से नेशनल टीम से निकाला गया था तब से वो डिप्रेशन में था, इसलिए उसे कम सजा दी जाए। मगर जज उसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा दे देते हैं। एक दिन में केवोन की जिंदगी तहस नहस हो चुकी थी। वो जेल जाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे मारपीट कर बेहोशी वाला इंजेक्शन दिया जाता है और फिर उसे कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल में कैद कर दिया जाता है जहां खुखार क्रिमिनल कैद थे। वहां सिक्योरिटी गार्ड के सामने बाकी के कैदी उसे बुली करते हैं। उसकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती है जब वो गुस्से में बुली गैंग के बॉस डोक्सू पे हाथ उठा देता है। फिर तो उसके चमचे जमकर केवोन की कुटाई करते हैं और इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड 30 दिन के लिए केवोन को आइसोलेशन में डाल देते हैं, यानी उसे एक अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता है जहां किसी का भी आना जाना नहीं होने वाला था। आइसोलेशन पीरियड खत्म होने के बाद 2 कैदी जिन्होंने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती किया था वो केवोन को अपने साइड करते हुए समझाते हैं कि डोक्सू से पंगा नहीं लेना है। वैसे वो विक्टिम की एज कितनी थी, क्या उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था या फिर कुछ और, तुम्हें कितना मजा आया। ये सब सुनकर केवोन को उनसे घिन आती है जिसकी वजह से वो उनकी दोस्ती का ऑफर ठुकरा
देता है। इसके बाद डोक्सू के बंदे फिर से उसे दबोच लेते हैं और डोक्सू कहता है कि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो अपने क्राइम को एडमिट करके पछतावा नहीं करते, और तुम्हें भी कोई पछतावा नहीं दिख रहा है। ये चीज मुझे पसंद नहीं आ रही। केवोन पे इल्जाम था कि उसने एक छोटी लड़की के साथ जबरदस्ती किया है, इसलिए डोक्सू अपने आदमियों से केवोन के साथ जबरदस्ती करवाता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जब केवोन की मॉम को उससे मिलने की इजाजत दी जाती है तो वो अपने बेटे को इस हालत में देखकर टूट जाती है, मगर फिर भी वो केवोन को हौसला देने के लिए बताती है कि मैं कोर्ट के बाहर अकेली प्रोटेस्ट करती हूँ। मैंने कुछ न्यूज मैगजीन वालों को इंटरव्यू भी दिया है, जिससे मुझे तुम्हारा एक गवाह मिल गया है जो साबित कर सकता है कि तुम कातिल नहीं हो। मैं उसकी मदद से अगले हफ्ते कोर्ट में फिर से अपील करूंगी। मैं एक बलात्कारी की मॉम नहीं कहलाना चाहती, और मुझे पता है तुम भी जिंदगी भर एक बलात्कारी बनकर नहीं रहना चाहोगे, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। ये बोलकर उसकी मॉम तो चली जाती है, मगर डोक्सू अपने बंदों से आगे भी उसकी जमकर पिटाई करवाता रहता है। ये सब एक साइकोपैथ नोटिस कर रहा था, जिसने अपने विक्टिम को मारकर खा लिया था। वो केवोन को एक पट्टा देते हुए कहता है कि इसे अपने जख्म पे लगा लो, इससे तुम्हारे जख्म जल्द हील हो जाएंगे। साथ ही मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक एथलीट रह चुके हो, क्योंकि जब तुम मार खाते हो तो तुम अपने प्रेशर पॉइंट को प्रोटेक्ट करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होता। इसके अलावा तुम जेल में भी एक्सरसाइज करना नहीं भूलते। तुम्हें देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते, और ये बात डोक्सू को भी अच्छे से पता है, मगर वो तुम्हें इसलिए बुली कर रहा था क्योंकि तुमने उसके सेल्फ एस्टीम को हर्ट किया है। दरअसल यहाँ सब उससे डर कर रहते हैं और तुम उसके आंखों में आंखें डालकर देखते हो। आगे केवोन फैसला करता है कि मैं अब और ये सब नहीं झेलने वाला, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ डोक्सू और उसके गैंग पर हमला करता है और सबके पसीने छोड़ा देता है। फिर गार्ड उसे विजिटर से मिलवाने ले जाते हैं। केवोन को लगता है कि उसकी मॉम आई होगी, मगर नहीं, उससे मिलने उसका डिफेंडर मिन आया हुआ था। वहाँ उसे उसकी मॉम की डेथ सर्टिफिकेट दिखाई जाती है। उन्होंने खुद की जान ले ली थी, पर ये बात केवोन को हजम नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो लास्ट मीटिंग में केवोन को स्ट्रॉन्ग रहने को कहा था। उसकी मॉम एक वॉरियर थी। डैड के जाने के बाद उन्होंने केवोन को अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया था। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। मिन बस इतना ही कहता है कि वो टफ टाइम से गुजर रही थी, इसलिए शायद उन्होंने ये कदम उठाना सही समझा। उनकी फ्यूनरल के लिए तुम्हें सहन करना होगा, मगर तुम उनकी फ्यूनरल अटेंड करने नहीं जा पाओगे। ये सुन के केवोन को एक अजीब सी बेचैनी होती है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। उसी रात सपने में वो अपनी मॉम के गले लगकर बहुत रोता है। अगले दिन जेल में डोक्सू केवोन पे नाइफ से हमला करना चाहता है, मगर एंड वक्त पे पीछे पलट कर केवोन ही नाइफ से उसके फेस पे कट लगा देता है। फिर जैसे ही गार्ड उस पे गन पॉइंट करते हैं, केवोन खुद को हर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रास्ते में उसे सैको की बात याद आती है। उसने केवोन को समझा दिया था कि आर्टरी मसल या ऑर्गन्स डैमेज होने पे जान जाने का खतरा होता है, इसलिए वेस्ट पे हल्का सा स्टैप करना ताकि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए और रास्ते में तुम फरार हो जाना। इसलिए केवोन उठकर वैन में मौजूद गार्ड के साथ मारपीट करने लगता है, जिससे उसकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, और इस मौके का फायदा उठाकर केवोन वहां से भाग जाता है। जल्द ही ये न्यूज मीडिया में आ जाती है। साथ ही पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती क्योंकि केवोन जंगलों में छिपा हुआ था। आगे वो देखता है कि एक कपल की कार खराब हो गई है। वो उसे रिपेयर करके उनसे लिफ्ट मांगता है। वो केवोन से काफी इम्प्रेस होते हैं, इसलिए वो उसे साथ ले लेते हैं, मगर आगे पुलिस की नाकाबंदी थी। वो सीट पे सोकर छिप जाता है। पुलिस भी इतनी लवी डबी कपल की वेकेशन खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वो बिना प्रॉपर चेकिंग के उन्हें जाने देते हैं। फिर वो कपल एक एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद बताते हैं कि हम लंबे वेकेशन के लिए चाइना जा रहे हैं, इसलिए हमारी ये खटारा कार तुम ही रख लो। रिटर्न आने के बाद हम न्यू कार खरीद लेंगे। केवोन के पास अब जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपने डिफेंडर मिन
के ऑफिस चला जाता है। वहाँ मिन उसे देखकर डर जाता है। केवॉन उससे मदद मांगता है, मगर वो चाय बनाने के बहाने से किचन में जाकर पुलिस को कॉल कर देता है। जब तक पुलिस आ नहीं जाती, वो केवॉन के साथ सही से पेश आता है। केवॉन उससे जानना चाहता है कि मेरी मॉम किसी इंसान की बात कर रही थी जो मुझे बचा सकता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आपको उन्होंने उसके बारे में बताया होगा। तब वो बताता है कि नहीं, वो एक बच्चे की शरारत थी, रियलिटी में ऐसा कोई गवाह नहीं है। इसलिए तो उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने खुद की जान ले ली। वो उसकी मॉम की आखिरी निशानी के तौर पे उनकी हार केवॉन को दे देता है, जो वो हमेशा पहना करती थी। तभी केवॉन को पुलिस की सायरन की आवाज आती है और वो वहाँ से भागकर कंप्यूटर कैफे में चला जाता है और अपनी केस से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल पढ़ता है। उसे अपने गेमर फ्रेंड मिस्टर हैरी की मेल दिखती है, जिसमें वो केवॉन के केस पे सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि जो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में सबमिट की गई, उसमें सिर्फ केवॉन के आने की रिकॉर्डिंग है, बाकी रिकॉर्डिंग टेक्निकल इशू की वजह से नहीं है। हालांकि उसके जाते वक्त की फुटेज एक कार की डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई थी। कार ओनर ने वो फुटेज जमा भी की थी, मगर किसी अनजान रीजन की वजह से फुटेज कोर्ट तक पहुंची ही नहीं। खैर, आगे ध्यान दिया जाए तो केवॉन विक्टिम के पास गया और सिर्फ 3 मिनट 16 सेकंड में वापस आ गया। इतने कम वक्त में 2 बार जबरदस्ती करना और 31 बार स्टैब करना और फिर सारे एविडेंस मिटाने की कोशिश करना पॉसिबल ही नहीं है। कत्ल से पहले विक्टिम क्या कर रही थी, जानने के लिए हमने विक्टिम की फेसबुक और इंस्टा चेक किया, जिससे हमें पता चला कि कत्ल से 2 दिन पहले वो एक क्लब में गई थी, जहां से वो 3 बजे सुबह एक लड़के के साथ बाहर निकली थी। उस लड़के से पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की, क्योंकि वो काउंसिलर का बेटा था। अब केवॉन किसी तरह मिस्टर हैरी से कांटेक्ट करके एक कैफे में उनसे मिलने जाता है, पर वो मिस्टर हैरी की सच्चाई जानकर चौंक जाता है। वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी, जो वॉइस मॉड्यूलेटर ऐप का इस्तेमाल करके अपनी आवाज को मेल की आवाज बना देती थी, और अगर कोई इंसान आमने सामने भी है तो वो भी उसे कॉल पे ही बात करती थी, क्योंकि उसे सोसोफोबिया था। फिर मिस हैरी उसे अपने घर ले जाती है, जो शहर से दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में था। वहाँ काफी सारे कंप्यूटर थे, क्योंकि वो गेमर के साथ साथ छोटी सी हैकर भी थी। वहाँ वो अपने बाकी टीममेट्स को भी बुला लेती है। ये पहली बार एक दूसरे से रियल लाइफ में मिल रहे थे। इनके ग्रुप में मिस हैरी, केवॉन के अलावा गुरु डिमोलिएशन और नेगेटिव स्पेस यूजरमैन के 3 लोग थे। अब ये सब मिलकर केवॉन को हौसला देते हैं कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद मिस हैरी हाल फिलहाल के क्राइम पैटर्न चेक करती है और उसे केवॉन जैसे कई सारे केस मिलते हैं, जिनमें पुलिस ने बड़ी ही आसानी से केस सॉल्व कर लिया, क्योंकि सारे सबूत एग्जीबिशन की तरफ आसानी से उन्हें मिल जाते थे और वो कातिल को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लेते हैं और उनकी आइडेंटिटी ट्रायल से पहले ही एक्सपोज हो जाती थी, जिससे पब्लिक सेंटिमेंट उसके खिलाफ हो जाती थी। हर इंसिडेंट के 1 किलोमीटर के रेडियस में 1 घंटे तक एक व्हाइट ट्रक खड़ी रहती थी। क्रॉस वेरिफिकेशन करने पे पता चलता है कि ये ट्रक किसी कंपनी की नहीं बल्कि जंकयार्ड की है। इसलिए अगले दिन केवॉन और डिमोलिएशन उसकी जंकयार्ड में जाते हैं। वो देखते हैं कि कुछ सूट बूट वाले लोग ब्रीफकेस वगैरह लेकर ब्लैक एसयूवी से कहीं जा रहे थे। केवॉन उनका पीछा करते हुए एक बंगलो तक पहुंचता है, जहां वो दोनों सूट बूट वाले लोग एक बड़ी सी व्हाइट बॉक्स लेकर निकल रहे थे, जिसमें लाश थी। इसके बाद वहां क्लीनर की अटायर में 2 लोग आते हैं और अंदर खून के जो सबूत थे उसे बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से मिटा देते हैं। वहीं सूट बूट वाले 2 लोग वापस जंकयार्ड में आकर व्हाइट ट्रक से एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग में जाते हैं। फिर ये अपना जुगाड़ लगाकर रात में देखते हैं कि जिस आदमी का खून हुआ था वो एक टीवी एक्टर था। उसकी बॉडी को उस बिल्डिंग के एक रूम में ऐसे रखा जाता है जैसे उसका खून वहाँ हुआ हो। साथ ही वो किसी और आदमी का फिंगरप्रिंट वगैरह वहाँ छोड़ते हैं, यानी पुलिस के लिए गलत सबूत छोड़ देते हैं, ताकि रियल कातिल बच जाए और कोई बेगुनाह इस केस में फंस जाए। और ये सब किया कराया डिफेंडर मिन का था। सीन एक दिन पहले शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि कैसे मिन अपने पैसे वाले क्लाइंट को बचाने के लिए बेरोजगार कमजोर लोगों को झूठे केस में फंसा देता था। आगे हम मिन को एक पेन ड्राइव के साथ अपने
हिडन सर्वर रूम में जाते हुए देखते हैं। पूरे फ्लोर पे स्क्रीन लगी हुई थी। पेन ड्राइव की मदद से उसे एक्टर का डेटा मिलता है, जिससे पता चलता है कि एक्टर को बार डांसर का शौक था। इसलिए मिन बार डांसर की लिस्ट निकालकर एक डांसर को सिलेक्ट करता है। वो उस डांसर की सारी इंफॉर्मेशन निकालकर अपने कुछ आदमी को उसके घर पे भेजता है। वो वाटर फिल्टर टेक्नीशियन बनकर उस डांसर के घर में एंट्री लेते हैं और फिर उसे बेहोश करके उसके फिंगरप्रिंट, हेयर यानी कि डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो डांसर के फिंगरप्रिंट्स को ग्लव्स पे डाल देता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आती है और मिन के आदमी एक्टर के रूम में ग्लव्स वाले फिंगरप्रिंट छोड़ देते हैं ताकि पुलिस उस डांसर को एक्टर के कत्ल में पकड़ ले। मिस हैरी अब पता लगाती है कि आखिर वो बंगलो किसका था। दरअसल वो बंगलो एक चेयरमैन का था, जिसकी डॉटर उस एक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी। वो दोनों बंगलो में टाइम स्पेंड करने गए थे, मगर किसी वजह से उसकी डॉटर ने एक्टर को जान से मार दिया। फिर उसने मिन को हायर किया, जिसने उस कत्ल में एक डांसर को फ्रेम कर दिया। मगर केवॉन अपनी तरह किसी और को फंसते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो उस डांसर तक किसी तरह पहुंचकर उसके फोन को हैक कर लेता है। आगे वो नोटिस करते हैं कि डांसर के फोन पे एक कॉल आता है, जिसमें एक लड़की कह रही थी कि आपका खोया हुआ बैग मुझे मिल गया है, आप इस एड्रेस पर आकर अपना बैग ले सकती हो। केवॉन उस लड़की की आवाज पहचान जाता है, क्योंकि उसी लड़की ने कॉल करके केवॉन को फोन पहुंचाने को कहा था। मिस हैरी उस लड़की का लोकेशन ट्रेस कर लेती है। केवॉन उस लड़की को पकड़ने के लिए जाता है, मगर वो खुद पुलिस की नजरों में आ जाता है। पुलिस उसे फॉलो करती है। केवॉन अपनी खटारा कार से भागने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी खराब होने की वजह से वो पुलिस के हाथ लग जाता है। मगर एम वक्त पे डोक्सू आकर पुलिस की कार का एक्सीडेंट करके केवॉन को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे केवॉन से पुराने हिसाब चुकता करने थे। मगर मिस हैरी पुलिस को डोक्सू का पता बता देती है। पुलिस वाले डोक्सू और केवॉन को पकड़ने आते हैं, मगर किसी तरह केवॉन मिस हैरी के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद मिस हैरी केवॉन को एक डिवाइस से चेक करती है। उसकी मॉम के हार में एक लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ था, जिसकी मदद से पुलिस बार बार उस तक पहुंच जा रही थी। यानी मिन ने ही उस हार में ट्रैकर फिट करके केवॉन को दिया था, ताकि वो जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में आ जाए। इसलिए केवॉन उस हार को फेंक देता है। आगे पता चलता है कि डोक्सू भी मिन के लिए काम कर रहा था। केवॉन और उसके साथी एक ड्रोन की मदद से मिन के ऑफिस पे नजर रखते हैं। वो मिन के हिडन सर्वर रूम को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, मगर लाख कोशिश के बावजूद मिस हैरी सर्वर रूम को हैक नहीं कर पाती। तब वो लोग मिन को तबाह करने का फैसला करते हैं। पहले तो वो एक्टर के अपार्टमेंट को तहस नहस करते हैं, ताकि बार डांसर झूठे केस में फंसने से बच जाए, और फिर एक एक करके मिन के लिए जो कोई भी काम करते थे उन्हें डरा धमका कर काम छुड़वा देते हैं। जैसे वो वाइट ट्रक को एक बड़े ड्रोन की मदद से ब्लास्ट करवा देते हैं। जिस लैब में फिंगरप्रिंट हैंड ग्लव्स में फिट किए जाते थे उसे भी तबाह कर देते हैं। लाश को मैनेज करने वाले को वो क्रेन की मदद से उल्टा लटका देते हैं। इसके बाद उस एक्टर की कत्ल में वो चेयरमैन की बेटी को फंसाने में भी कामयाब हो जाते हैं। वो किसी तरह चेयरमैन की डॉटर को उस होटल रूम में ले जाते हैं, जहाँ मिन ने एक्टर की लाश रखवाई थी। इस वजह से चेयरमैन कॉल करके मिन को खूब सुनाता है। इसके बाद केवॉन मिन को कॉल करके धमकाता है कि अब सच सबके सामने आने वाला है। मिन भागते हुए अपने सर्वर रूम में जाता है। वहाँ पहले से केवॉन मौजूद था। वो मिन की जम के पिटाई करता है। फिर वो सर्वर को चेक करके अपनी फाइल निकालता है। उसमें वीडियो थे, जिससे साबित हो रहा था कि मिन काफी वक्त से केवॉन पे नजर रखे हुए था, और उसने उसके घर में अपने आदमी भिजवा कर उसके डीएनए सैंपल लिए थे, जिससे फिर उसने विक्टिम के घर पे छोड़ दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिल्टी समझकर पकड़ लिया। इसके बाद मिन केवॉन को बता देता है कि उसकी मॉम ने खुद की जान नहीं ली थी, बल्कि मैंने ही उसे मरवाया था। सच्चाई जानकर केवॉन आग बबूला हो जाता है। वो एक वायर से उसका गला दबाने लगता है, मगर तभी उसे मिस हैरी कॉल करके बताती है कि डोक्सू उसके पते पे पहुंचकर सबको मार रहा है। दरअसल ये सब मिन की चाल थी। अगर केवॉन मिन को नहीं छोड़ेगा तो डोक्सू केवॉन के साथियों को मार डालेगा। ये जानकर केवॉन अपने पेनड्राइव में डेटा लेने के बजाय अपने दोस्तों को
को बचाने के लिए निकलता है। तभी मिन उसे कॉल करके बताता है कि अब वो उस एक्टर के मौत में मिस हैरी को फंसाएगा क्योंकि उसने उसके डीएनए सैंपल ले लिए हैं। केवोन किसी तरह मिस हैरी के पते पे पहुंचता है जहां डोगसू ने उसके दोस्तों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। केवोन लाइट कट करके रेडियम पार्टिकल्स को हवा में छोड़ देता है जिससे हल्की ब्लू रोशनी होती है। उसी रोशनी में केवोन डोगसू और उसके साथियों को पीट कर अपने दोस्तों को बचाने में कामयाब हो जाता है, मगर मिन हार मानने वाला नहीं था। वो उनके पीछे पुलिस को लगा देता है। साथ ही मिन को फंसाने के लिए केवोन के साथियों ने जितनी भी चाल चले थे वो उन पे पलट देता है क्योंकि चेयरमैन की बेटी को उन्होंने हॉस्पिटल से उस एक्टर के रूम में लाया था। वो सारी सीसीटीवी फुटेज मिन के पास थी। उसने वो सब मीडिया में दे दिया था जिससे अब न सिर्फ केवोन बल्कि उसके सारे दोस्त भी अपराधी बन चुके थे। अब खुद को बचाने के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए केवोन सरेंडर कर देता है। मगर उसके दोस्त मीडिया में मिन की डेटाबेस की वीडियो प्ले कर देते हैं जिससे प्रूव हो जाता है कि चेयरमैन की डॉटर ने ही एक्टर को मारा था और उसके डैड ने उसे बचाने के लिए मिन को हायर किया था। दरअसल जब केवोन मिन के डेटाबेस को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर रहा था तब उसने उसके सिस्टम में एक बग डाल दिया था जिसके वजह से मिस हैरी ने उसके सर्वर को हैक कर लिया। वो न्यूज में वो वीडियो भी चला देते हैं जिससे प्रूव हो जाता है कि केवोन निर्दोष है। विक्टिम को उसने नहीं बल्कि बार में जो लड़का विक्टिम के साथ क्लोज हो रहा था उसने मारा था और वो लड़का काउंसलर का बेटा था जिसे बचाने के लिए मिन ने केवोन को बलि का बकरा बनाया। अब खुद को एक्सपोज होते हुए देखकर मिन डरकर अपनी कार से भागना चाहता है मगर उसकी कार में स्टीयरिंग व्हील नहीं जिससे वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। सीन अब कुछ दिनों बाद शिफ्ट होती है। मिन को जेल में डाल दिया जाता है जहाँ डोगसू पहले से था। लाइट कट होती है और मिन की तेज चिल्लाने की आवाज आती है, यानी अब उसके साथ भी जेल में जबरदस्ती और मार कुटाई हो रही थी। वहीं दूसरी ओर केवोन अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी मील एंजॉय कर रहा था। वो बाइज्जत बरी हो चुका था जिससे उसकी मॉम की सोल को सुकून मिलता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच इन नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।